मेंटेनेंस के कानून के संबंध में मैंने डिटेल में कई वीडियोस बनाए हैं। पत्नी, माता-पिता और बच्चे किस तरीके से मेंटेनेंस ले सकते हैं, मेंटेनेंस का लॉ क्या है और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इस संबंध में भी मैंने डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। मेंटेनेंस के वीडियो से रिलेटेड जो मेरी प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल की, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ में आपको बता दूं कि जो मेंटेनेंस का लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो जुलाई 2024 के पहले तक जो पुराना कानून था, जिसकी धारा 125 सीआरपीसी, जिसके तहत पत्नी, बच्चे और माता पिता मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते थे, चाहे मेंटेनेंस की पुराने कानून की धारा 125 सीआरपीसी हो और चाहे नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 हो। इन दोनों धाराओं का जो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो व्यक्ति मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वह अपना मेंटेनेंस करने में इनकैपेबल हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो, उसके पास आय का कोई भी साधन ना हो। भरण पोषण के कानून के लिए यह एक बेसिक शर्त है। हालांकि इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग फैसलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न तरीके के फैसलों में अलग अलग किया जाता है। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट के मेंटेनेंस से ही रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पे बातचीत करने जा रहा हूं। यह फैसला बहुत ही लेटेस्ट है, अभी 10 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा डिलीवर किया गया है। हालांकि यह जो फैसला है यह पत्नी के खिलाफ है। हाई कोर्ट तक ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में दिल्ली हाई कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले के साथ। आज के इस फैसले में हम बात करेंगे कि ये जो मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट, इस मामले के फैक्ट क्या थे और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आखिरकार पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना क्यों किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। इससे पहले कि हम दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा जो जजमेंट में महत्वपूर्ण बातें कही गई उन बातों पर चर्चा करें, सबसे पहले देखते हैं इस मामले के फैक्ट क्या थे, बहुत ही ब्रीफ में। इस मामले में भी शादी के बाद जिस तरीके से नॉर्मल मैट्रिमोनियल विवाद होता है, पति पत्नी के झगड़े होते हैं, यही आरोप लगाया गया पत्नी के द्वारा। 2009 में शादी होती है, 2010 में दाम्पत्य संबंधों के चलते एक बच्चा पैदा होता है। कुछ ही दिनों बाद विवाद पैदा हो जाता है। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि उसे आर्थिक रूप से परेशान किया जाता था, शारीरिक मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है और पति का घर छोड़ दिया जाता है। पति का घर छोड़ने के बाद मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। पत्नी के द्वारा कड़काडुमा की फैमिली कोर्ट में 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है और अपने लिए और अपने बच्चे के लिए 30,000 रुपया प्रतिमाह, 20,000 अपने लिए, 10,000 बच्चे के लिए मेंटेनेंस की मांग की जाती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा आंशिक रूप से पत्नी के मुकदमे को स्वीकार किया जाता है, यानी बच्चे के लिए तो 16,000 रुपया प्रतिमाह का आदेश दिया जाता है कि पति अदा करे, लेकिन पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया जाता है। हाँ दोस्तों, यह कहते हुए इनकार किया जाता है कि पत्नी ने अपनी वास्तविक आय छिपाई और हाल के वेतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। हाँ दोस्तों, तो फैमिली कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देती है। अब दोस्तों, फैमिली कोर्ट के इस आदेश को दोनों के द्वारा चैलेंज किया जाता है, हस्बैंड के द्वारा भी और पत्नी के द्वारा भी। पत्नी क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करती है कि मेरा मेंटेनेंस गलत तरीके से खारिज कर दिया फैमिली कोर्ट ने, और पति क्रिमिनल रिवीजन दाखिल करता है कि बच्चे के लिए ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया। तो अब देखते हैं कि हाईकोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और फाइनली हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का फैसला दिया जाता है। ये जो केस दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचता है, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 395/2022 और दूसरा क्रिमिनल रिवीजन नंबर 428/2024, और पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। और अभी 10 सितंबर 2025 को इसमें फाइनल आदेश दिया जाता है।
अब देखते हैं दोनों पक्षों के द्वारा दलीलें क्या दी जाती हैं हाईकोर्ट के समक्ष। हाईकोर्ट के समक्ष पत्नी की ओर से जो दलील दी जाती है कि पारिवारिक न्यायालय ने उसकी वित्तीय कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए गलत तरीके से उसे भरण पोषण देने से वंचित कर दिया। उसके वकील ने यह भी दलील दी कि वह उत्तर प्रदेश में एक अस्थायी शिक्षिका के रूप में केवल 10,000 रुपया प्रतिमाह का मामूली वेतन अर्जित कर रही थी। अस्थायी टेम्परेरी टीचर के रूप में 10,000 रुपया का वेतन अर्जित कर रही थी, जबकि उसका पति 60 से 70,000 रुपया कमा रहा है और शानदार जीवन व्यतीत कर रहा है। दूसरी तरफ हस्बैंड के एडवोकेट ने कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार करने का समर्थन करने का तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल सही आदेश पारित किया, और उसने ये कहा कि पत्नी ने अपनी वास्तविक आय के बारे में भौतिक तथ्यों को छुपाया, बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ दिया। दो अहम बातें जो निकल करके आई आर्गुमेंट से। पहली बात कि वाइफ ने अपनी रियल इनकम को कंसील किया, और दूसरा बिना किसी रीजनेबल रीजन के पति का घर छोड़ दिया। मैं इस बारे में भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़ देती है तो 125(4) सीआरपीसी की जो धारा थी, अब बीएनएसएस की 144(4), दोनों में कहा गया है कि पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। अगर आपने ये साबित कर दिया तो पति के एडवोकेट के द्वारा यही आर्गुमेंट किया जाता है, और यह कहा जाता है कि जो 16,000 रुपया प्रति माह बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस का ऑर्डर किया, यह अत्यधिक है। पारिवारिक न्यायालय ने पति की वित्तीय स्थिति पर अच्छे से विचार नहीं किया। तो दोनों की ओर से अपनी अपनी बातों को कहा जाता है और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करने की प्रेयर की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा क्या एनालिसिस किया जाता है और फाइनली किस तरीके का फैसला दिया जाता है। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति डॉक्टर स्वर्णा कांता शर्मा के द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई थी। उन्होंने कहा सीआरपीसी की धारा 125 एक लाभकारी प्रावधान है। हम सभी जानते हैं कि एक सोशल एनेक्टमेंट है जो पति और पिता के नैतिक दायित्व पर आधारित है। यानी फादर की एक मॉरल ड्यूटी है अपने बच्चे का भरण पोषण करे, पति की, हस्बैंड की भी मॉरल ड्यूटी है अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, और इसका उद्देश्य पत्नी और बच्चे को अन्य बातों के अलावा आवारागर्दी, निराश्रितता की प्रतिकूलताओं के अधीन होने से रोकना है। मतलब इस तरीके की परिस्थितियां ना पैदा हो कि बच्चे और पत्नी निराश्रित हो जाए, किसी और पे आश्रित हो जाए, उन परिस्थितियों को बनने से रोकना है। हाईकोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का अगर सावधानीपूर्वक जांच करें तो कोर्ट ये कहती है कि पत्नी ने अपनी जिरह में अपने को एम्प्लॉयमेंट होने की बात स्वीकार की है कि हाँ वो काम करती है। दिसंबर 2016 की एक वेतन पर्ची में उसका 33,000 रुपया वेतन भी दिखाया गया है। मूल्यांकन वर्ष 2017-18 के लिए आयकर रिटर्न में 4 लाख वार्षिक आय दर्शाई गई है पत्नी की। ये रिकॉर्ड सब फाइल में लगे हुए थे। और इसी के साथ साथ जबकि पत्नी ने दावा किया कि उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है, उसे केवल 10,000 रुपया प्रतिमाह अस्थायी आधार पर फिर से नियुक्त किया गया है, इस दावे को साबित करने में विफल रही। स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट ने कहा कि जो पत्रावली पर रिकॉर्ड मौजूद हैं उसमें पत्नी की एक पुरानी वेतन की पर्ची है जिसमें 33,000 रुपया इनकम है प्रतिमाह, आईटीआर के कागज है जिसमें 4 लाख रुपया वार्षिक आय दर्शाई गई है, और जो पत्नी कह रही है कि उसको हटा दिया गया था सेवा से, फिर उसको अस्थायी रूप से फिर से अपॉइंट कर लिया गया, 10,000 पाती है, वो इस बात को साबित नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के तर्क से सहमति जताई और सहमति जताते हुए कहा कि सही निष्कर्ष पर पहुंचा इस तरह की चूक किसी भी ठोस स्पष्टीकरण के बिना उसके दावे की वास्तविकता पर संदेह पैदा करती है। यानी पत्नी ने जो 10,000 रुपया कमाने और अस्थायी तौर पर अपॉइंटमेंट की बात कही, इस बात को माना नहीं जा सकता बिना किसी ठोस सबूत के। फैसले में कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण देने का प्राथमिक घटक यानी अपना भरण पोषण करने में उसकी असमर्थता संतोषजनक ढंग से साबित नहीं हुई। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था दोस्तों कि मेंटेनेंस के लिए जो प्राइमरी जो चीज है जो साबित करनी है
कि कोई भी व्यक्ति जो मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। कोर्ट ने कहा कि इस बात को पत्नी साबित नहीं कर पाई। फाइनली कोर्ट ने कहा कि जो 16,000 रुपया बच्चे के लिए है उसको ज्यादा नहीं कहा जा सकता और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया। यानी हस्बैंड का भी क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दिया, पत्नी का भी क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दिया। तो यह एक महत्वपूर्ण जजमेंट है मेंटेनेंस के संबंध में। दोस्तों, कैसे लगी जानकारी जरूर बताइएगा। वीडियो में नए हो और पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।